अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं मिस्टर प्लीडर। आज हम एक नई सीरीज़ का आगाज़ करने वाले हैं जिसका नाम है द इंटरनेशनल लॉ। इस पूरी सीरीज़ को हमने शुरू से लेकर लास्ट तक वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशंस और वेरी सिंपल एनिमेशंस के साथ तैयार किया है जो आपको बहुत पसंद आएगा। आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि इस पूरी सीरीज़ में हम कौन कौन से टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। उसके बाद जो है वो हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो इंट्रोडक्शन होगा, यानी इंट्रोडक्शन में जो जो चीज़ें भी आती हैं वो सारी चीज़ें इंटरनेशनल लॉ की जो है वो कवर करेंगे। तो ये सारा जो है वो सीरीज़ का कंटेंट है। उसके बाद जो है वो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज क्या हैं। उसके बाद जो टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कौन कौन से टाइप्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ के, वो भी कवर करेंगे। स्टेटहुड को कवर करेंगे। और उसके बाद जो है वो हमारा आता है रिकग्निशन क्या होती है, टेरिटरी क्या होती है, एक्स्ट्राडिशन क्या होती है, नेशनैलिटी क्या होती है। ईच एंड एवरी टॉपिक जो है वो डिटेल में होगा। उसके केस लॉज होंगे और उसकी सारी जो डिटेल्स होंगी वो इन सारे टॉपिक्स में जो है वो आपको मिलेगी। उसके बाद जो है हमारा आता है लॉ ऑफ वॉर। इंटरनेशनल जो लॉ ऑफ वॉर है उसको कवर करेंगे। लॉ ऑफ ट्रीटीज़ को कवर करेंगे। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स जो होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, कंपनीज़ के बीच में, लोगों के बीच में, वो कवर करेंगे। उसके बाद जो सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स होते हैं उसको भी जो है वो हम कवर करेंगे। उसके साथ जो है वो हमारे आते हैं डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, जो हमारे जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशनशिप होती हैं दूसरे कंट्रीज़ के साथ, स्टेट के साथ, वो भी हम कवर करेंगे। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी ICJ को कवर करेंगे। उसके साथ साथ जो है वो हम इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को यानी ICC को कवर करेंगे। और हमारा जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स है उसको भी जो है वो हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। और उसके साथ जो हम कवर करने वाले हैं वो है लॉ ऑफ सी। इंटरनेशनल लॉ ऑफ सी को कवर करेंगे। और उसके बाद स्टेटलेसनेस क्या होती है उसको कवर करेंगे। अजाइलम को कवर करेंगे। और उसके साथ जो हमारे फेमस जो है वो इंटरनेशनल लॉ के केसेस हैं, साइटेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, उनको जो है वो हम कवर करने वाले हैं। तो ये है आज हमारी जो है वो सीरीज़ जिसमें A to Z जो है वो हम कवर करने वाले हैं। उसके बाद है हमारी कंटेंट ऑफ दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कौन सी चीज़ें कवर करने वाले हैं उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेशनल लॉ को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे कि इंटरनेशनल लॉ है क्या। उसके बाद एम ऑफ इंटरनेशनल लॉ यानी इंटरनेशनल लॉ का मकसद क्या होता है। और इंटरनेशनल सब्जेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल लॉ, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या होता है, यानी किस चीज़ पर जो है वो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होता है, किन चीज़ों पर अप्लाई होता है, वो भी कवर करेंगे। उसके साथ टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ कवर करेंगे। मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जिसको पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स बोला जाता है। और उसके साथ साथ जो है वो हम आज की इस वीडियो में सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी ये सारी जो है वो बेसिक चीज़ें कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को टॉपिक नंबर 1 से। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है इंटरनेशनल लॉ। वो है क्या? द टर्म इंटरनेशनल लॉ ऑल्सो रिफर्ड टू एज लॉ ऑफ नेशन। इंटरनेशनल लॉ को लॉज ऑफ नेशन भी बोला जाता है, जो कि सबसे पहले जो है वो जेरेमी बेंथम ने दिया था 1780 में। एवरी कंट्री इज़ रिफर्ड टू एज स्टेट इन इंटरनेशनल लॉ। और हर एक कंट्री को स्टेट बोला जाता है। हम जब कभी भी किसी कंट्री का नाम बोलेंगे या कंट्री के लिए बोलेंगे तो हम वहाँ पर स्टेट बोलेंगे। तो इंटरनेशनल लॉ में एक कंट्री को स्टेट बोला जाता है। अब ये इंटरनेशनल लॉ है क्या? इंटरनेशनल लॉ बोलता है कि इंटरनेशनल लॉ और आर अ सेट ऑफ रूल्स, एग्रीमेंट्स एंड ट्रीटीज डेट आर बाइंडिंग बिटवीन कंट्रीज कम टुगेदर टू मेक बाइंडिंग रूल्स डेट दे बिलीव विल बेनिफिट द सिटीजन्स। सिंपल बात है, ये जो है वो एक सेट ऑफ रूल्स को बोला जाता है, एग्रीमेंट्स को बोला जाता है, ट्रीटीज़ को बोला जाता है इंटरनेशनल लॉ, जो आपस में जो है वो काफ़ी सारे कंट्रीज़ मिलकर बनाते हैं और उनको फॉलो करते हैं। और इसीलिए बनाते हैं ताकि जो है वो उनको जो है वो उनसे फ़ायदा होता है। तो ये जो है वो इंटरनेशनल लॉ सेट ऑफ रूल्स को बोला जाता है, एग्रीमेंट्स और ट्रीटीज़ को बोला जाता है। और ये कंट्रीज़ जो है वो आपस में जो है वो मिलकर बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। अगर कोई भी शख्स जो है वो, कोई भी कंट्री जो है वो उसको जो है वो ब्रीच करता है यानी उसकी वायोलेशन करता है तो उन पे सैंक्शंस या जो है वो उन पर जो है वो जुर्माना लगता है। तो ये जो है वो इंटरनेशनल लॉ का जो है वो मतलब होता है। जैसे कि UN है और काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो ये काफ़ी सारे स्टेट ने मिलकर जो है वो बनाया है और उसको फॉलो भी करते हैं और उसकी जजमेंट पर जो है वो अमल भी करते हैं। तो ये है
सिंपल तरीके से जो है वो इंटरनेशनल लॉ सेट ऑफ रूल्स को बोला जाता है, एग्रीमेंट और ट्रीटीज़ को जो है वो बोला जाता है, जो कंट्रीज़ आपस में जो है वो बनाते हैं और कस्टम को भी फॉलो करते हैं और उनको भी फॉलो करते हैं, और इसको जो है वो इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। और ये इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस भी बोला जाता है, जो सबसे पहले जेरेमी बेंथम ने 1780 में दिया था। और इंटरनेशनल लॉ में हर एक कंट्री को जो है वो एक स्टेट बोला जाता है। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज़ द एम ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ का मकसद क्या होता है। इंटरनेशनल लॉ तो बन क्या, लेकिन उसका कुछ मकसद भी तो होगा। तो यहाँ पे हम इसके जो है वो एम को जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। ये कहता है कि इट मेनली एम्स टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी अमंग द डिफरेंट स्टेट, यानी इंटरनेशनल लॉ का जो मकसद होता है वो दुनिया में अमन कायम करना होता है और सिक्योरिटी को जो है वो बहाल करना होता है, कि सारे जो कंट्रीज़ में रहने वाले जो लोग हैं वो महफूज रहें। तो ये इंटरनेशनल लॉ का सबसे जो है वो मेन जो है वो मकसद होता है कि दुनिया में पीस कायम करना, अमन कायम करना। तो ये इनका बेसिक जो है वो एम होता है। उसके बाद जो है वो प्रोमोशन ऑफ फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द मेंबर्स ऑफ द इंटरनेशनल कम्युनिटी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट। तो इंटरनेशनल लॉ का जो है वो मकसद होता है कि फ्रेंडली जो है वो रिलेशनशिप जो है वो कायम करना, ताकि जो है वो फ्रेंडली जो है वो आपस में ट्रेड भी करते रहें और फ्रेंडली जो है वो रिलेशनशिप कायम कर सकें। जिस तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो आपस में उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन सारे स्टेट ने बनाई हुई है और एक साथ जो है वो एक रूल्स को भी फॉलो करते हैं और फ्रेंडली जो है वो अपने ट्रेडिंग में भी जो है वो रहते हैं। तो ये भी एक जो है वो उसका एम है इंटरनेशनल लॉ का, कि फ्रेंडली रिलेशनशिप कायम करना। उसके बाद होता है प्रोवाइडिंग फॉर द बेसिक ह्यूमैनिटेरियंस राइट्स, यानी जो इंसानों के जो बेसिक हुकूक होते हैं ना, राइट्स होते हैं, ये प्रोवाइड करना होता है इंटरनेशनल लॉ का। यानी कोई भी स्टेट जो है वो जो बेसिक जो ह्यूमन राइट्स हैं, यानी जो इंसान है ना, उनकी वायोलेशन ना करे, उनको जो है बेदर्दी से कत्ल ना करना, उनको बिना किसी सबब के जेल में ना डालना, जो है वो उनको जो है वो अपने जो है वो मज़हब पे ना चलने देना। तो ये जो बेसिक राइट्स होते हैं ना, तो ये जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है उसको प्रोवाइड करता है कि कोई भी स्टेट जो है उसकी वायोलेशन ना करे। तो ये बेसिक राइट्स भी जो है वो देता है। उसके बाद जो है वो टू सॉल्व इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशंस, और इंटरनेशनल का ये भी जो है वो लॉ का जो मकसद है वो ये है कि अगर कंट्रीज़ के बीच में कोई इशू आ जाता है तो इंटरनेशनल कोऑपरेशंस के थ्रू उनको जो है वो रिजॉल्व किया जाए, सॉल्व किया जाए। जैसे कि यूएन है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, या दूसरी जो कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो उनके थ्रू उनको रिजॉल्व किया जाता है। उसके बाद टू रिफ्रेन द स्टेट फ्रॉम यूजिंग थ्रेट और फोर्स ओवर द टेरिटरी ऑफ एनी अदर स्टेट, और इंटरनेशनल लॉ जो है वो इसको भी सख्ती से मना करता है कि कोई बड़ी स्टेट या कोई भी स्टेट जो है वो दूसरे स्टेट को थ्रेट ना करे, धमकाए ना, और ना ही उन पे जो है वो जंग जो है वो उन पे शुरू करे। तो ये भी इंटरनेशनल लॉ का जो है मकसद होता है। और उसके बाद कहता है टू यूज़ पीसफुल मेथड टू सेटल इंटरनेशनल डिस्प्यूट, और इस इंटरनेशनल लॉ का यह भी मकसद होता है कि अगर दो स्टेट के बीच में, कंट्रीज़ के बीच में कोई इशू अराइज हो जाता है, कोई डिस्प्यूट आ जाता है, तो वो पीसफुल मेथड के साथ, यानी अमन के तरीके से टेबल टॉक करें, बैठ के जो है उसको हल करें, ना कि जो है वो जंग जो है वो शुरू कर दें अपने कंट्रीज़ में। तो ये सारे जो हमने पढ़े, सिक्योरिटी पीस से लेकर फ्रेंडली रिलेशनशिप या बेसिक ह्यूमन जो राइट्स हो गए, और उसके साथ जो थ्रेट हो गया, या फिर जो है पीसफुल मेथड हो गया, तो ये सारे के सारे जो है वो जो अब हमने पढ़े, ये सारे जो है वो इंटरनेशनल लॉ के एम्स हैं जिस पे जो है वो काम करता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक व्हाट आर दी सब्जेक्ट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट क्या होते हैं। सब्जेक्ट का मतलब होता है कि इंटरनेशनल लॉ किन चीज़ों पर और किस किस पर जो है वो अप्लाई होता है। जिस तरह से हमारा जो डोमेस्टिक लॉ होता है, जो कंट्री के अंदर चलता है, वो हम लोगों पर अप्लाई होता है जो उस कंट्री में रहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ किस पे अप्लाई होता है, तो ये जो है यहाँ पे सवाल है। यहाँ पे कहता है द स्टेट इज़ दी कंसिडर्ड टू बी द प्राइमरी ओरिजिनल सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ का जो प्राइमरी सब्जेक्ट है ना, जिस पर अप्लाई होता है इंटरनेशनल लॉ, वो एक स्टेट है, एक कंट्री है। कंट्रीज़ के ऊपर जो है वो ये अप्लाई होता है। उसके बाद individuals, common peoples of any state are also believed to be the subject of international law, यानी जो डिफरेंट स्टेट के जो कॉमन पीपल्स होते हैं उनको भी जो है वो एज ए इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट माना जाता है। उसके साथ साथ जो है वो हमारा जो है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल जो एसोसिएशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है यूनाइटेड स्टेट, तो इन पर भी जो है वो अप्लाई होता है ये इंटरनेशनल लॉ। अगर कोई भी स्टेट उसका ब्रीच करता है
तो उन पर जो है वो सैंक्शंस लग जाते हैं, जैसे ईरान हो गया, और जैसे अभी जो है वो रिसेंटली जो है वो हमारा रशिया और यूक्रेन वार में जो है वो सैंक्शंस लगा दिए थे। तो कुछ इस तरह से जो है वो होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। और उसके साथ जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम करती हैं, जैसे एप्पल की जो हो गई, फेसबुक की कंपनी हो गई और अमेज़ॉन हो गई, तो वो डिफरेंट कंट्रीज़ में काम कर रही हैं। अगर कोई भी किसी स्टेट में कोई कंपनी जो है फ्रॉड करेगी या गलत काम करेगी, तो वहाँ पर भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ प्रीवेल करेगा और उसको जो है वो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू जो है वो हम जो है वो सू करेंगे। तो ये होता है बेसिक मकसद। तो इंटरनेशनल जो है जो लॉ होता है, जो उसका जो सब्जेक्ट होता है ना, वो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सब्जेक्ट का मतलब होता है कि किन चीज़ों पर इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होगा। यहाँ पर कुछ जो है वो थ्योरीज़ भी दी गई हैं। कुछ जो है वो जो लोग हैं जो कहते हैं कि इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो स्टेट होना चाहिए सिर्फ, और उसके कुछ कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स होने चाहिए, कुछ कहते हैं दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर जो बेसिक इंटरनेशनल लॉ की जो थ्योरीज़ हैं, जो सब्जेक्ट को जो है वो डिफ़ाइन करती हैं कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, तो उनको भी जो है वो हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरीज़ हैं जो इंटरनेशनल लॉ के जो है वो सब्जेक्ट को जो है वो बताती हैं या डिफ़ाइन करती हैं कि क्या होना चाहिए इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट, यानी इंटरनेशनल लॉ किस पर जो है वो अप्लाई होना चाहिए। तो हमारी सबसे पहली जो थ्योरी है जो सब्जेक्ट पे, जो इंटरनेशनल लॉ के जो सब्जेक्ट को जो है डिफ़ाइन करती है कि क्या होना चाहिए, वो है रियलिस्ट थ्योरी। अब ये रियलिस्ट थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ओनली नेशन स्टेट आर कंसिडर्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ। ये थ्योरी सिंपल ये कहती है कि इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है ना, यहाँ ये अदर वर्ड्स में मैं कहूँ कि जो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होना चाहिए वो सिर्फ स्टेट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। जैसे ईरान पे सैंक्शन लग गए, जिस तरह से रशिया पे कुछ सैंक्शंस लगे और दूसरे कंट्रीज़ पर जो है सैंक्शंस लग जाते हैं, जंगें जो है वो हम लगा देते हैं, जैसे नेटो की फोर्सेस जो है उतार देते हैं जब वो गलत काम करते हैं और जो है वो नहीं मानते, तो उन पर नेटो की फोर्सेस भी जो है उतार देते हैं। तो ये तो उन पर सैंक्शंस और सारी चीज़ें स्टेट पर हो गई, लेकिन ये कहता है कि उनके लोगों पर नहीं होना चाहिए। यानी अगर कोई स्टेट में बैठकर, जैसे कोई पाकिस्तान में बैठकर कोई गलत काम करता है इंटरनेशनली दूसरे कंट्री के साथ, तो उस पर तो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं होगा ना, क्योंकि ये स्टेट ने नहीं किया है, सिर्फ एक बंदे ने किया है। तो ये रियलिस्ट थ्योरी सिंपल ये कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना, वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो ये बस इसका मकसद है। और यहाँ पर इस पर कुछ क्रिटिसिज्म हुआ था, वो ये हुआ था कि अगर जो हमारे स्लेव्स होते हैं इंटरनेशनल लॉ में, और उसके साथ जो पायरेट्स होते हैं जिसको हम समंदरी लुटेरे कहते हैं, तो उनका क्या होगा? तो स्लेव भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ में रखना जो है वो एक जो है वो इलीगल काम है और नहीं बनाना चाहिए, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो ये भी हो गया कि अगर कोई कंट्री जो है अपने स्लेव रखता है तो क्या उन पर जो है वो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं होगा? तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होगा ना। तो ये जो है उनके जवाब नहीं दे सके थे। और दूसरा, जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, जिस तरह से आपने कैरेबियन सी देखी होगी जैक स्पैरो वाली, उसमें भी जो है वो समुद्री लुटेरे होते हैं। या फिर जो है वो कैप्टन फिलिप जो है वो मूवी देखी होगी कि अमेरिकन जो शिप होती है, कार्गो शिप होती है, उसको लूट लेते हैं सोमालियन जो पायरेट्स होते हैं, तो वो भी आपने मूवी देखी होगी। तो इस तरह से जो पायरेट्स होते हैं, समुद्री लुटेरे होते हैं, वो भी अगर ऐसा गलत काम करते हैं, इंटरनेशनल शिप को या दूसरे को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, तो क्या इन पर जो है वो इंटरनेशनल लॉ अप्लाई नहीं होगा? तो ये जो है वो सवाल थे जिनका जो है वो रियलिस्ट थ्योरी वाले जो लोग थे वो जवाब नहीं दे सके थे। तो ये रियलिस्ट थ्योरी वाले सिंपल ये कहते थे कि इंटरनेशनल लॉ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो स्टेट के ऊपर अप्लाई होना चाहिए। तो ये थी थ्योरी। उसके बाद हमारी जो है वो एक दूसरी थ्योरी है। उसके बाद जो हमारी थ्योरी आती है उसको फिक्शनल थ्योरी कहा जाता है, जो कि इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट को डिफ़ाइन करती है कि इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट क्या होना चाहिए। तो रियलिस्ट थ्योरी ये कहती थी कि जो है वो इंटरनेशनल लॉ का सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ स्टेट होनी चाहिए। अब ये फिक्शनल थ्योरी कहती है कि सपोर्टर ऑफ दिस थ्योरी सजेस्ट दैट द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ और द इंडिविजुअल्स ओनली एंड दैट द लीगल ऑर्डर इज़ फॉर द वेल बीइंग ऑफ द इंडिविजुअल। सिंपल ये अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में ये जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है ना, वो इंडिविजुअल होने चाहिए, कोई स्टेट नहीं होने चाहिए। क्योंकि जो गलत काम करते हैं वो सिर्फ इंडिविजुअल्स होते हैं। कुछ जिस कंट्री में भी जो है वो गलत काम होता है, तो अगर वो किसी इंटरनेशनल लॉ की जो है वो ब्रीच करता है, तो सिर्फ और सिर्फ उस जो है वो लोगों को जो है वो उन पे जो है वो ये जो है वो लॉ अप्लाई होना चाहिए। तो ये सिंपल कहती है फिक्शनल थ्योरी।
रियलिस्ट थ्योरी जो है स्टेट की बात कर रही थी कि कंट्री पर जो है वो अप्लाई होना चाहिए, ये कहती है कि लोगों पर अप्लाई होना चाहिए, किसी कंट्री पर अप्लाई नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है वो हमारी एक तीसरी जो है वो थ्योरी आती है, उसको बोला जाता है फंक्शनल थ्योरी। अब ये फंक्शनल थ्योरी जो है वो क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शनल थ्योरी नीदर स्टेट नॉर इंडिविजुअल्स आर द ओनली सब्जेक्ट। ये कहती है कि इंडिविजुअल्स और स्टेट जो है वो अलग अलग से जो है वो इंटरनेशनल लॉ के सब्जेक्ट नहीं हैं, बल्कि दे बोथ आर द कंसिडर्ड टू बी द सब्जेक्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ एंड दे बोथ हैव द रिकग्नाइज राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन। तो ये कहता है कि जो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ है ना, तो उनमें इंडिविजुअल्स और स्टेट दोनों के पास जो है वो ड्यूटीज़ भी हैं, राइट्स भी हैं, ऑब्लिगेशंस भी हैं। इसीलिए जो है वो इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है ना, वो इंडिविजुअल्स भी हैं और स्टेट भी हैं। अगर स्टेट कुछ काम गलत करेगी तो स्टेट पर वो सैंक्शंस लगेंगे। अगर कोई जो है वो किसी कंट्री में इंडिविजुअल रहते हुए किसी दूसरे कंट्री के जो है वो चीज़ को जो है हार्म करता है, कोई रूल ब्रीच करता है, तो उसको भी जो है वो इंटरनेशनली सज़ा जो है वो दी जाएगी, उन पर भी जो है वो कंपनसेशन जो है वो लगा दी जाएगी। तो ये सिंपल कहता है फंक्शनल थ्योरी। तो यहाँ पे हमने 3 थ्योरीज पढ़ी। एक रियलिस्ट थ्योरी थी जो कहती थी कि जो इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट होनी चाहिए, यानी कंट्री होनी चाहिए। और दूसरी हमने पढ़ी कि फिक्शनल थ्योरी, वो फिक्शनल थ्योरी कहती है कि इंटरनेशनल लॉ का जो सब्जेक्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो इंडिविजुअल होने चाहिए, कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये तीसरी है हमारी फंक्शनल थ्योरी। ये फंक्शनल थ्योरी कहती है कि जो इंडिविजुअल हैं और स्टेट हैं ना, ये दोनों जो है वो मॉडर्न इंटरनेशनल लॉ के जो है वो सब्जेक्ट हैं और दोनों के जो है वो रिकग्नाइज राइट्स भी हैं, ड्यूटीज़ भी हैं और ऑब्लिगेशंस भी हैं। इसीलिए जो है वो इन दोनों पर जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो अप्लाई होता है। तो ये थी हमारी कुछ थ्योरीज जो सब्जेक्ट की बात कर रही थी कि लॉ जो है वो किस पर अप्लाई होना चाहिए, इंटरनेशनल लॉ, जिसको हमने कवर किया। उसके बाद आता है हमारा टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी इंटरनेशनल लॉ में कौन से टाइप्स हैं। तो मेनली हम 2 उठाते हैं, एक को प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है और दूसरे को जो है वो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। तो ये तो जो है वो तस्वीरों से जो है वो ज़ाहिर हैं, आगे जो है वो इनको पढ़ते हैं कि क्या कहते हैं। तो सिंपल तरीके से इनको डिफ़ाइन करेंगे। जो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ होता है वो क्या कहता है, द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स प्राइवेट एंटिटीज़ ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स। यानी जो सिटीजन्स होते हैं ना डिफरेंट कंट्रीज से, जैसे मैं हूँ एक पाकिस्तान से और दूसरा जो है वो जो बंदा है वो इंडिया से है, और आपस में कुछ ट्रेड वगैरह करते हैं और हमारे बीच में कोई अगर इशू हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो क्या वो पाकिस्तान में केस होगा या इंडिया में केस होगा। तो यहाँ पर जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो प्रीवेल करेगा। तो ये जो है वो जुरिस्डिक्शन जो है वो इंटरनेशनल लॉ की हो जाती है। और प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जब डिफरेंट कंट्रीज़ के जो है वो लोगों में जो है वो इशू हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो जो है वो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ जो है वो कहलाता है और उसकी जो है वो जुरिस्डिक्शन में आ जाता है। और दूसरा आता है हमारा पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। तो अगर वहाँ पर जैसे मैंने अभी कहा कि एक पाकिस्तान का था, एक जो है वो इंडिया का जो है वो बंदा था, जिनमें जो है वो ट्रेड वगैरह होता था, तो ये जो है वो रूल रेगुलेशंस की बात करता है कि अगर कोई कंट्री जो है उसकी वायोलेशन करता है तो ये आपस में कंट्रीज़ जो है वो एक दूसरे को सू करती हैं, जिसको पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बोला जाता है। जैसे मैं मान लूँ, अगर आपको कहूँ कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक ट्रीटी है जिसको वाटर बेसिन ट्रीटी बोला जाता है, जो पानी के जो है वो तकसीम के जो है वो डिवाइड करती है। पाकिस्तान में भी आता है, इंडिया में भी आता है। तो एक ट्रीटी हमारे जो है वो दोनों के जो है वो साथ जो है वो साइन हुई है कि दोनों जो है वो उसकी वायोलेशन नहीं करेंगे। तो अगर कोई भी कंट्री उस ट्रीटी की यानी उस एग्रीमेंट की वायोलेशन करता है, तो क्या ये केस जो है वो पाकिस्तान में आएगा या इंडिया में जाएगा? तो ये दोनों कंट्रीज़ में नहीं जाएगा। तो ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में फॉल करता है। तो ये जो जुरिस्डिक्शन जहाँ पे बनेगी, तो ये पब्लिक इंटरनेशनल लॉ कहलाता है। या सिंपल अल्फाज में मैं इसको कहूँ कि जब कभी भी 2 कंट्रीज़ के बीच में कोई इशू या डिस्प्यूट जो आ जाता है, तो उसको हम पब्लिक जो है वो इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। और जब कभी भी डिफरेंट कंट्रीज़ के 2 लोगों के बीच में जो है वो इशू आ जाता है या कंपनीज़ के बीच में कोई इशू आ जाता है, तो उसको हम प्राइवेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ कहते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कश्मीर का कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट टेरिटरी जो हमारी कश्मीर है, तो उस पर लड़ते रहते हैं, तो ये भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में आता है। और जो अभी जो है यूक्रेन और जो है वो रशिया की वार जो है वो चल रही है, तो ये भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो है वो डिस्प्यूट है। तो ये होता है हमारा पब्लिक और जो है वो प्राइवेट जो है वो इंटरनेशनल लॉ। तो ये हमने जो है वो क्लियर किया।
उसके बाद हमारा आता है मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मेरिट एंड डीमेरिट्स को कहा जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव को देखते हैं कि क्या कहता है। States interest protection. It can be said that the international laws have protected the interest of the states, especially of those which have no power to protect their own interest. यानी इंटरनेशनल लॉ जो है वो उन कंट्रीज़ को भी जो है प्रोटेक्ट करता है जो खुद को जो है प्रोटेक्ट नहीं करती। तो सिंपल बात ये करता है इंटरनेशनल लॉ के जो दूसरे कंट्रीज़ होते हैं उनके इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि जो है वो उनका हमारे जो पुअर कंट्रीज़ हैं, जो अंडर डेवलपिंग हैं या डेवलप्ड नहीं हैं, तो उनका भी जो है वो सेम राइट्स होते हैं और उनके भी सेम जो है वो ड्यूटीज़ होती हैं। तो उन पर कोई भी बिना किसी सबब के जो है वो कोई जंग नहीं कर सकता, उन पर कब्ज़ा नहीं कर सकता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो है वो उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। तो ये है सिंपल जो है वो इसका मकसद। उसके बाद आता है ह्यूमन बीइंग वेलफेयर। इट हैज़ प्लेड अ वाइटल रोल इन वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर वेरियस इंटरनेशनल ट्रीटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल लॉ जो है ना वो ह्यूमन बीइंग का जो वेलफेयर है ना उसको प्रमोट करता है, उनके जो राइट्स होते हैं ना उनको प्रमोट करता है। जिस तरह से हम इसके एम में पढ़ के आए हैं कि अगर जो है वो किसी कंट्री में किसी लोगों को जो है बेवजह मारा जाए, कत्ल किया जाए, या उनको जो है मज़हब की जो है वो पाबंदी लगाई जाए, या उनको शादी करने से रोका जाए और उनको जो है वो इधर उधर घूमने से मना किया जाए, तो ये ह्यूमन राइट्स की जो है वो बेसिक राइट्स के जो है वो वायोलेशंस होती हैं। तो उनको भी प्रोटेक्ट करता है इंटरनेशनल लॉ। तो अगर कोई भी कंट्री जो है वो ऐसा करता है तो उन पर भी जो है इंटरनेशनल लॉ की जो है वो सैंक्शंस लगती हैं। ये जो है हम UDHR में पढ़ चुके हैं, जिसको यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। उसके बाद है हमारा यूनिटी एंड स्ट्रेंथ। सिंपल बात है कि जो इंटरनेशनल लॉ है ना वो यूनिटी और स्ट्रेंथ देता है। काफ़ी सारे कंट्रीज़ आपस में मिलकर जो है वो ग्रुप्स बनाते हैं या जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, जैसे OIC हो गई, G20 हो गई, UN हो गई और सार्क हो गई। तो ये सारे क्या होते हैं, कंट्रीज़ आपस में मिलकर जो है वो यूनिटी कायम करते हैं, स्ट्रेंथ कायम करते हैं और जो है वो किसी प्रॉब्लम को जो है वो हल करने की कोशिश करते हैं, जिससे जो है वो उनको फ़ायदा होता है। यहाँ पे जो मेन जो हमारा एग्जांपल है वो है ग्लोबल वार्मिंग। तो सारे कंट्रीज़ जो है वो मिलकर जो है पेड़ पौधे लगा रहे हैं ताकि जो ग्लोबल जो वार्मिंग है उसको जो है वो रोका जा सके। तो इंटरनेशनल लॉ जो है वो एक यूनिटी और स्ट्रेंथ भी जो है वो कायम करता है। उसके बाद आते हैं हमारे डीमेरिट्स। अब डीमेरिट्स क्या होते हैं, यानी इंटरनेशनल लॉ की जो नेगेटिव बातें हैं उसको जो है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देयर इज़ जो है यहाँ पे सबसे पहला कहता है नो अपेरेंट अथॉरिटी। अब ये नो जो है वो अपेरेंट अथॉरिटी क्या होती है, देयर इज़ नो अथॉरिटी फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ। यानी इनके पास कोई भी ऐसी इंटरनेशनल लॉ के पास अथॉरिटी नहीं है जो उनके जजमेंट को, उनके फ़ैसलों को जो है वो अमल करा सके। जिस तरह से हमारे यहाँ कोई अदालत फ़ैसला देती है तो पुलिस उस पर अमल कराती है ना, तो यहाँ इंटरनेशनल लॉ में ऐसी कोई भी फोर्स नहीं है जो उन पे जो है वो अमल करा सके, उनको इन्फोर्स करा सके। तो ये इनकी एक नेगेटिव पॉइंट है कि इंटरनेशनल लॉ के पास जो है वो नो अपेरेंट अथॉरिटी, कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है। उसके बाद जो है वो हमारा आता है नो लेजिस्लेटिव मशीनरी। यानी जो इंटरनेशनल लॉ है ना उनके पास कोई भी लेजिस्लेटिव मशीनरी नहीं है। जैसे हमारे कंट्री के अंदर पार्लियामेंट होता है और वहाँ पर बैठ के हम कानून साजी करते हैं, कानून बनाते हैं, जो अमेंडमेंट करनी होती है वहाँ पर करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ में कौन करता है, तो ये ट्रीटीज़ होती हैं, बेसिकली इंटरनेशनल कन्वेंशंस होते हैं, रस्म व रवायात, और जो ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स होती है ना तो उनको जो है वो फॉलो करते हुए इंटरनेशनल लॉ जो है वो जजमेंट देता है और फैसले करता है। और जो पुराने फैसले होते हैं ना जिसको लैंडमार्क्स बोला जाता है या फिर जो है हम कहते हैं सिंपल साइटेशन या जजमेंट, तो उनको भी जो है वो एक जो है वो सोर्स माना जाता है इंटरनेशनल लॉ में। तो उनके पास कोई भी लेजिस्लेटिव यानी कानून बनाने वाली कोई भी मशीनरी नहीं है। उसके बाद आता है हमारा लैक ऑफ इफेक्टिव सैंक्शंस। और इंटरनेशनल लॉ के पास इतने ख़ास जो है इफेक्टिव जो है वो सैंक्शंस नहीं है। और ये भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ की जो है वो एक जो है वो डीमेरिट है और नेगेटिव पॉइंट है। तो ये कुछ जो है वो डीमेरिट्स थी जो इंटरनेशनल लॉ की थी। इसके साथ हमने जो है वो इसकी पॉजिटिव थिंग्स भी देखी थी जिसको हम मेरिट कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लैक ऑफ इफेक्टिव सैंक्शंस। लैक यानी जो है वो उनके पास कोई ऐसी ख़ास जो है वो सैंक्शंस नहीं है जिससे जो है वो कंट्री डर सकें। तो ये भी इनकी एक वीक पॉइंट है। उसके बाद आता है हमारा इनएबिलिटी टू इंटरवेन। यानी जो ये इंटरनेशनल लॉ है ना वो किसी के डोमेस्टिक मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करता। अगर कोई कंट्री जो है वो अपने कंट्री में अंदर जो है वो कुछ गलत काम कर रहा है
तो वहाँ पर जो है वो कानून बना देते हैं कि हमारे यहाँ जो है वो गवर्नमेंट या कोई भी जो है वो इदारा कर सकता है, तो उसको जो है वो इंटरनेशनल लॉ जो है वो उन पर इंटरफेयर नहीं कर सकता। कहता है कि ये डोमेस्टिक मैटर्स में आता है, यानी इनके कंट्री का अपना जो है वो मामला है, अपना इशू है, तो ये इनकी भी जो है वो इनेबिलिटी टू इंटरवेन जो है वो बोला जाता है। उसके बाद जो है वो हमारे आते हैं सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, यानी अब ये इंटरनेशनल लॉ किस चीज़ों से जो है आखिर बना हुआ है, उसके सोर्सेज क्या हैं। तो सबसे पहले हैं हमारे कस्टम्स, जो पुराने जो लैंडमार्क्स, जो एग्रीमेंट्स हैं, जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, जो रस्म व रवायात चलते आ रहे हैं, तो उनको फॉलो करते हुए हमने जो है वो उनको भी एक सोर्स का जो है वो नाम दे दिया है कि ये उनका सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। उसके साथ साथ जो है वो हमारी ट्रीटीज़, जो एग्रीमेंट्स होती हैं ना कंट्रीज़ के बीच में, जैसे हमारी ये ट्रीटी है, यूएन की ट्रीटी हमने साइन की है, तो हम जब मेंबर बनते हैं ना तो वो ट्रीटी साइन करते हैं। ह्यूमन राइट्स की जो यूडीएचआर की जो ट्रीटी है वो भी हमने साइन की है। ट्रेड वाली जो ट्रीटी है वो भी हमारे कंट्री ने साइन की हुई है दूसरे कंट्रीज़ के साथ। और उसके साथ साथ जो WHO यानी इंटरनेशनल जो है वो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गई या वर्ल्ड बैंक हो गई, तो ये ट्रीटीज़ बनती हैं ना, तो ये ट्रीटीज़ जो है वो हमने ऑलरेडी साइन कर रखी हुए हैं। या जो हमारी जो दूसरे कंट्रीज़ के साथ जो ट्रीटीज़ होती हैं, जैसे एग्रीमेंट है हमारी शिमला एग्रीमेंट हो गई, या फिर जो है वो वाटर बेसिन ट्रीटी हो गई इंडिया के साथ पाकिस्तान की, तो ये भी ट्रीटीज़ होती हैं। अगर इनकी कोई वायोलेशन करता है तो ये इंटरनेशनल लॉ जो है वो उन पर अप्लाई होता है। उसके बाद आता है हमारा डिसीजन ऑफ जुडिशल और आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल्स, यानी जो इनकी जो डिसीशंस होती हैं ना खुद की इंटरनेशनल लॉ की और ट्रिब्यूनल्स की जो भी बनते हैं आर्बिट्रेटर्स की वहाँ पर, तो वो भी जो है वो इंटरनेशनल लॉ का जो है वो एक सोर्स माना जाता है। उसके साथ जूरिस्ट जो होते हैं ना, बड़े बड़े जूरिस्ट गुजरे हैं, जैसे मैंने पहले कहा था जर्मी बेंथम, और ऐसे काफ़ी सारे जो लोग जिन्होंने किताबें लिखी थी, इंटरनेशनल लॉ को डिफ़ाइन किया था, एक एक चीज़ को डिफ़ाइन किया था, तो इनको जो है वो जूरिस्ट बोला जाता है। तो उनका जो सारा जो लिखा हुआ सारी किताबें या जो चीज़ें हैं उनको भी इंटरनेशनल लॉ का जो है वो सोर्स बोला जाता है। और उसके साथ डिसीजन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। अब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस कौन सी होती हैं, जैसे यूएन हो गई, यूनाइटेड नेशंस, तो उनकी जो डिसीशंस होती हैं उनको भी जो है वो सोर्स माना जाता है। तो ये सारे के सारे जो हैं वो इंटरनेशनल लॉ के जो है वो सोर्स माने जाते हैं। और लास्ट में हमारी जो एक एक्स्ट्रा पॉइंट है वो ये है सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट्स। सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को क्या बोला जाता है? इट्स द आइडिया दैट द स्टेट इज सुप्रीम एंड इट कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू द अदर स्टेट रूल्स एंड रेगुलेशन। सिंपल बात है। अब ये सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट को जो है वो किसको कहा जाता है? सॉवरेनिटी ऑफ स्टेट जो है वो किसी भी स्टेट की सुप्रीमेसी को कहा जाता है। अगर दो कंट्रीज़ के बीच में कोई इशू हो जाता है तो किसी कंट्री के हेड को दूसरे कंट्री की अदालत नहीं बुला सकती, क्योंकि वो सुप्रीम है। तो ये एक्स्ट्रा जो है वो टॉपिक हमने डाल दिया था। तो ये आज का जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी। उसके साथ साथ जो है वो हमने पहले जो है वो पूरी सीरीज़ की आउटलाइन दी और इस जो है वो आज के वीडियो की आउटलाइन दी। और उसमें हमने जो है वो सोर्सेज भी पढ़े, उसके साथ साथ जो है वो मेरिट डीमेरिट्स भी पढ़े, सब्जेक्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ा, और उसके साथ जो एम था इंटरनेशनल लॉ, हर चीज़ को जो है वो डिफ़ाइन किया। उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी। तो ये सारे वीडियोज़ हम एक साथ ही जो है वो अपलोड करेंगे और आपको बेहद पसंद आएंगे। शुक्रिया आपके देखने का।